स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मज़े से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंस डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, तो वो हम लोग अभी टच नहीं करेंगे। बाकी के बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए ना मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी बाद में, पर अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस कंप्लीशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना कि उन लोगों के मिड टर्म्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बायोमोलिक्यूल्स के बाद सीधा ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करते हैं एंड देन हम लोग जंप बैक करेंगे वापस से प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों विद वन शॉट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है ब्रीथ आप कैसे कर रहे हो, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बाकी के हमें छोड़कर बाकी के एनिमल वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, सो रेस्पिरेशन क्या है? बेसिकली इट इज द ऑक्सीडेशन, और हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस of nutrients in the living cells to release energy for biological work. What do you mean by this statement कि respiration एक oxidative process है जिसमें nutrients का breakdown होता है and energy release होती है। लास्ट ईयर जब आप लोग क्लास 10th में थे तो आप लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोलिसिस, राइट? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड देन पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज हो रहा था ना, है ना? तो हम रेस्पायर क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम इसलिए रेस्पायर कर रहे हैं, हम इसलिए सांस ले रहे हैं ताकि जब हम इनहेल करें, जब हम सांस खींचे, तो फिर जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो हमारे खाने में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ब्रेक डाउन करेगा एंड अल्टीमेटली दोज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर गेटिंग ब्रेक डाउन इट विल रिलीज सम काइंड ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे टू डू सम काइंड ऑफ फंक्शनल वर्क, राइट? Breathing is the exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती है ना, उन सब में इन्वॉल्व होता है लिबरेशन या फिर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरह का ये वेस्ट गैस है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और यही गैस जब हम एक्सेल करते हैं या सांस छोड़ रहे होते हैं तब ये गैस बाहर निकलती है। ठीक है, और हमें चाहिए कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन। हम छोड़ कौन सा गैस रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विदाउट ब्रीदिंग यू कैन नॉट एक्सचेंज द गैसेस इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, राइट? सो देयर इज a minute difference between respiration and breathing. अगर आपको लगता है कि respiration ही breathing है, then it's not true. respiration क्या है? एक केमिकल प्रोसेस, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है विदाउट यू नोइंग इट, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट टेकन बाय यू। ठीक है, कोई आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगा रहे रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि वो सारा काम आपके लंग्स और आपके ब्लड वेसल्स का हो रहा है। लेकिन ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपने कॉन्शियस विल से कर रहे होते हो। आप सांस ले रहे होते हो, आप सांस छोड़ रहे होते हो, जिसके वजह से रेस्पिरेशन हो पा रहा है। अगर ब्रीदिंग नहीं करोगे तो रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, है ना? राइट? सो चलते हैं आगे। सो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल बॉडी सरफेस? फॉर एग्जांपल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं ना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक्सेट्रा, वो सारे अपनी बॉडी के पूरे सरफेस से रेस्पायर कर रहे होते हैं। उनके बॉडी के अंदर ऐसी कोई
ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का हो रहा होता है या फिर बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो रहा होता है, कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट भी नहीं होता उनमें। तो जब लंग्स ही प्रेजेंट नहीं है तो उनके बॉडी का जो सरफेस है, उनकी जो स्किन है, वही रेस्पायर कर रही होगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने स्किन के हेल्प से, वैसे तो जनरल बॉडी सरफेस तो सारे सरफेस में इंक्लूड हो गया ना, कुछ अपने स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, उसे हम क्यूटिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स, लीच, एम्फीबियन एक्सेट्रा। फ्रॉग वगैरह आप देखते हो ना। अच्छा ओके, तो मैंने पेड बैच में बच्चों को समझाया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब मैं पढ़ा रही थी, देन आई टोल्ड देम कि जो फ्रॉग है ना उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और वो अपने स्किन के थ्रू ही रिस्पायर कर रहे होते हैं। सो आई टोल्ड देम इन दैट बैच। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। मैं फिर से बता देती हूँ कि जितने भी एम्फीबियंस है ना, जो पानी में भी रह रहे हैं, लैंड में भी रह रहे हैं और अलग अलग जगह के उनकी हैबिटेट्स है, वो लोग अपने स्किन के थ्रू रिस्पायर कर रहे होते हैं। स्किन में प्रेजेंट कुछ ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रैकिया के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें लंग्स वगैरह नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो बहुत ही छोटी मोटी सी होती है। एंड मतलब जैसे हमारे लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है ना ऑक्सीजन को लेने की एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की, वैसी उनमें नहीं होती। सो ट्रैकियल ट्यूब्स आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर। बेसिकली मैं आप लोगों को आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में बता रही हूँ कि उनमें इस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, gills are present in some of the fishes and some of the marine organisms, ठीक है, तो उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो गिल के थ्रू रिस्पायर करते हैं। फाइनली अगर हम मोस्टली हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हायर ऑर्गेनिजम्स में लंग्स प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, फुल्ली वेल डेवलप्ड। तो उस वेल डेवलप्ड लंग के हेल्प से वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर पाते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मा वर्ड जो है ना वो लंग से रिलेटेड होता है। सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो इसमें इंक्लूड होंगे मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी कि जैसे हम इंसान है और भी बाकी बहुत सारे वर्टिब्रेटा जितने भी प्रेजेंट है ना, उन सब में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। Now coming to the human respiratory system, most important topic, human respiratory system क्या इंक्लूड करता है? दो चीजें इंक्लूड करेगा। सबसे पहले तो एक एयर ट्रैक्ट जिसके थ्रू आप ब्रीदिंग कर पा रहे हो, और दूसरा होता है पेयर्ड लंग्स जिसके थ्रू आप रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पा रहे हो। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट ब्रीदिंग कि हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, ये पूरा प्रोसेस कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होके जा रहा है। फिर we will talk about the exchange of gases that are taking place in the lungs। तो pair of lungs जो हमारे thoracic cavity में present है उसके बारे में पूरी मैकेनिज्म हम लोग जानेंगे। You can see कि यहाँ तक पहुँचने वाला जितना भी पोर्शन है, this includes the mechanism involved in breathing, और यहाँ के बाद जितना भी प्रोसेस है, this includes the mechanism that are involved in respiration or the exchange of gases। यू कैन सी सबसे पहला ऑर्गन है जहां से शुरुआत होती है ब्रीदिंग की, दैट इज नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद द एयर गोज इनसाइड द नेजल कैविटी, और फिर वहां से फेरिंग्स होते हुए, लैरिंग्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए वो पहुंच जाता है हमारे लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट लंग में। सो सबसे पहले जो एयर पैसेज वाला पार्ट है ना वो हम लोग देखेंगे। वी विल टॉक अबाउट एयर ट्रैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एयर ट्रैक्ट या एयर पैसेज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग प्रोसेस। सो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? इट इज द कंडक्टिंग पार्ट। एयर पैसेज इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ गैसेस। क्या कंडक्ट कर रहा है? गैसेस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड। कंडक्टिंग पार्ट, इट conducts gases for exchange
ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है ना उसे हम लोग सांस लेते हैं, वह खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो कहाँ जा रहा होता है, वो सब एल्वियोलाई जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लंग्स, वहां पर जाकर फिलअप हो जाता है। तो इट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, क्लियर करेगा एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। कौन क्लियर करेगा? द म्यूकस दैट आर प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज इन आवर नेजल चेम्बर, जो आपके नोस्ट्रल्स के अंदर माइन्यूट हेयर पार्टिकल्स और म्यूकस की लाइनिंग कोटिंग होती है ना, दैट इज यूज्ड कि वो एयर में से सारे फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करे और हमारे लंग्स के अंदर फ्रेश एयर ही फिलअप हो। इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। कभी कभी जब बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है, जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपकी नोज ना रेड कलर की हो जाती है। क्यों रेड कलर की हो जाती है बच्चों? क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा रन करना शुरू कर जाते हैं। एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग? जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होगा, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ता जाएगा, वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा वहां का टेम्परेचर। और जब आप ठंडी हवा सांस खींचते हो तो वो ठंडी हवा ह्यूमिडिफाई होके थोड़ी सी वार्म हो जाती है, दैट इज यूज्ड फॉर योर लंग्स। अब समझ में आया? ठंडी की ठंडी हवा अगर अंदर चली जाएगी तो वो नुकसानदायक हो सकती है, तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाता है आपके नेजल चैम्बर में, और इसीलिए ठंड के मौसम में आपकी नाक बहुत रेड कलर की हो जाती है। रेडनेस स्किन में आपको तभी देखने को मिलेगा जब वहां पर किसी तरह का या तो इन्फ्लेमेशन हो या फिर वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत ही तेजी से रन कर रहे हो। ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड बहुत ही तेजी से रन करेगा यानी कि ब्लड का प्रेशर वहां पे हाई हो जाएगा, और प्रेशर हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि पूरा का पूरा जो पैसेज है ना एयर का, वो कंडक्ट हो कैसे रहा है, फटाफट से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए इनसाइड योर नेजल पैसेज में जाती है, आपके नेजल चेम्बर में, आपके नेजल कैविटी में जाती है। नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी से होते हुए वो नेजोफेरिंग्स में पहुंच जाती है। नेजोफेरिंग्स, वहां से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, और लैरिंग्स से वो सीधा का सीधा ट्रैकिया यानी कि आपका जो विंड पाइप है ना, वहां से होते हुए वो प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड फ्रॉम देयर इट विल गो टू टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद वो ब्रोंक्यूल से होते हुए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचेगी, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद प्रेजेंट है एल्वियोलर ब्रोंकाई। एल्वियोलर डक्ट प्रेजेंट है। एल्वियोलर डक्ट क्या होता है? जहां पर जो लास्ट टर्मिनल ओपनिंग होती है ना किसी भी लंग के यूनिट की, उसे हम एल्वियोलर डक्ट या फिर एल्वियोलाई बोलते हैं। दैट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। फाइन, चलो लैरिंग्स क्या है, एक एक करके ना हम सारा वो देख लेते हैं। छोटे छोटे जो जितने भी पार्ट्स के मेंशंस यहाँ पर हुए, जितने भी ऑर्गन के मेंशंस यहाँ पर हुए, फटाफट से वो देख लेते हैं। व्हाट इज लैरिंग्स? इट इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। कार्टिलेज का बना हुआ एक छोटा सा डब्बे जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारा साउंड बॉक्स की तरह काम करता है, और हम जो बोल रहे हैं ना, यहाँ जब आप छुओगे आपके टॉन्सिल्स के पास, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी जब आप बोल रहे होगे। सो दैट वाइब्रेशन इज because of the sound that is getting produced inside the cartilaginous box, जिसको हम larynx या फिर voice box या फिर sound box कहते हैं। सी दिस, ये क्या है? थायराइड का कार्टिलेज है। ठीक है, ये क्रिकोथायराइड के मसल्स है, क्रिकोकॉइड के कार्टिलेज है। दिस इज द ट्रैकिया, ये है एपिग्लॉटिस, ये है हायोइड बोन, और ये है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। क्रिकोथायराइड का लिगामेंट है ये। ठीक है, तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स। ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जब हम स्वॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है एपिग्लॉटिस से। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है जो कि एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। इससे क्या होगा, कभी कभी ना हम चोक हो जाते हैं,
तो जब हम खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं ना, तो लैरिंग्स तो खुली हुई होती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं, साउंड बॉक्स ओपन है और हम खाना भी खा रहे हैं। तो एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से फ्लैप को बंद करना है, लैरिंग्स को बंद करना है या ग्लोटिस को बंद करना है स्वॉलोइंग के लिए। तो एज अ रिजल्ट स्वॉलो करते समय हम चोक हो जाते हैं और इसका क्या और कुछ बोल नहीं पाते, हमें खांसी आने लगती है। इसका क्या मतलब होता है कि गलती से एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को कवर ना करके लैरिंग्स को कवर कर दिया है, या फिर लैरिंग्स में खाना जा रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे खाना का जो पैसेज है ना पूरी तरीके से वो अंदर की तरफ पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, ट्रैकिया, ऑल ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकोस सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स। क्यों कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्शंस में बच्चों? लास्ट ईयर क्लास 10th में इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को। तो क्या रीजन है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है आपके ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में और आपके ट्रैकिया में? ताकि एयर के एब्सेंस में वो पैसेज कोलैप्स ना कर जाए, आपस में वो चिपक ना जाए, इसके वजह से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो अब बात करते हैं हम लोग फाइनली लंग्स की। लंग्स क्या है? आपके थोरैसिक चेंबर में सिचुएटेड है और आपके डायफ्राम में रेस्ट कर रहा है। ये पूरा पोर्शन जो है ना, दिस पोर्शन इज थोरैसिक चेंबर। और जहां पे ये तो आप फील कर पाओगे, यहाँ पर जब आप फील करोगे ना तो ऐसे करके आपका थोरैक्स जो है, थोरैसिक चेंबर जो है, ये ऐसे करके एंड कर रहा होगा। तो जहां पर ये एंड करता है ना, वही पोर्शन डायफ्राम कहलाता है और उसी पोर्शन में आपके लंग्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, राइट लंग के पास हमेशा 3 लोब्स होती है और लेफ्ट लंग के पास हमेशा 2 लोब्स होती है। अब ऐसा मत समझना कि मेरा राइट कौन सा है, अभी फिलहाल मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है। आपके लिए ये वाला आपका लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। तो आपको कैसे समझना है, दिस इज द राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो राइट वाले लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट वाले लंग्स में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कुछ होता है। रुको, ये तो मैं किडनी जैसा बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, इसको भी मैं ऐसा कर देती हूँ। मान लो ये लंग्स है, ठीक है, तो किसी में ऐसा 2 ही लोब्स होते हैं और इसी में ऐसे करके 3 लोब्स होते हैं, 1 2 3, 1 and 2। ठीक है, समझ में आया? Each lung is covered by double layered pleura। प्लूरा की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा, कार्डियक मसल्स में, कार्डियक जो ऑर्गन है हमारा, हार्ट जो है, उसकी लेयर जो है ना चारों तरफ से, वो किस चीज से कवर्ड है? वो कवर्ड है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम वर्ड में ही कार्डियम है, कार्डियो वर्ड है, तो वो हार्ट के लिए होगा। प्लूरा, प्लूरा वर्ड ही पल्मोनरी के लिए रिलेटेड होता है, यानी कि लंग्स के लिए रिलेटेड होता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो डिवाइड हो जाता है आउटर पेराइटल प्लूरा में और इनर विसरल प्लूरा में। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स लुब्रिकेट करेगी सरफेस ऑफ द लंग को एंड इट विल प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। तो प्लूरल मेम्ब्रेन भी 2 तरह की हो गई, आउटर और इनर। उन दोनों के बीच में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या किस चीज का काम करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा और 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो जाए, इसका भी वो ध्यान रखेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लंग्स, उसका जो पैसेज है वो कौन कौन से ऑर्गन से बना हुआ है? सो लंग्स इज इक्वल टू ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई। 3 बहुत ही मेजर पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना बच्चों, दिस इज द ट्रैकिया। ये डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकाई में। तो प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पर जाके बन जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ जाके बन जाएगी टर्शियरी ब्रोंकाई। तो टर्शियरी ब्रोंकाई के लास्ट में प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट के एंडिंग में प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, दैट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख पा रहे हो। दिस इज द एल्वियोलाई। ठीक है,
समझ में आ रहा है? पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी आर्टरी है, एल्वियोलाई का ये पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द एल्वियोलर सैक, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, एल्वियोलर डक्ट है, ये म्यूकस की ग्लैंड है, म्यूकस की कोटिंग है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दी एल्वियोलाई। आगे चलो, अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं किसी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल ब्रीथ। चलो सांस लो, सब लोग सांस लो मेरे साथ साथ, ब्रीथ करके देखो, जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ। 1 2 3। आपने सांस ली, आपको कुछ फील हुआ? आपको फील होगा कि आपका डायफ्राम ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना? जब हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। नाउ गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस बिटवीन लंग, एल्वियोलाई और ब्लड। कैसे? क्योंकि जब हम ब्रीथ कर चुके ना, सांस फिर से लो, फिर से सांस लो, एक एक चीज को फील करो, ठीक है? अंदर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पर वो वाले नर्व्स प्रेजेंट नहीं है जो आपको बाहर से एक्सटर्नली कुछ फील करवा सके, ठीक है? पर डोंट वरी, आप सांस लेकर देखो, सांस खींचो, आपको फील होगा कि ब्रीथ करते वक्त ना जो एयर है जो आप इनहेल कर रहे हो वो नेजल पैसेज से होते हुए आपके ट्रैकिया होते हुए आप पहुंच रहा है अंदर। अब मैं बताती हूँ अंदर जाने के बाद क्या होगा। जैसे वो ट्रैकिया से दोनों ब्रोंकाई के थ्रू डिवाइड हो जाएगा, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा लास्ट में वो एल्वियोलाई के पास। अपना ब्रोंकाई, सेकेंड प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हुए वो पहुंच गया कहाँ पर? एल्वियोलाई में पहुंच गया। जो लास्ट ओपनिंग है ये वाली, दिस इज द लास्ट ओपनिंग, यही है फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। यहाँ पे पहुंच गया। अब एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट था? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वीन का क्या काम था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स तक लेकर आना। पल्मोनरी आर्टरी का काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर आना, यानी कि एल्वियोलाई तक लेकर आना। पल्मोनरी वीन का क्या काम है? ये वीन जो आप रेड कलर का देख रहे हो, यहाँ पर जब गैसियस एक्सचेंज होगा, सी ब्लूइश कलर इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, उसे हमें एक्सचेंज कराना है। रेड वाला जो आप देख रहे हो कैपिलरी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब गैसियस एक्सचेंज हो गया तो ऑक्सीजन पहुंच गया इधर और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया इस साइड में, ठीक है? तो यहां से आप देखोगे कि रेड कलर वाला जो ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी वीन, ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पहुंचा देगा उसको हार्ट में। अगले लेक्चर में, अगले वन शॉट में जब हम लोग सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है? तो ये हो गया गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग, एल्वियोलाई और ब्लड इज टेकिंग प्लेस। नाउ गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? O2 विल ट्रांसपोर्ट इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी, और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ब्लड में ऑलरेडी जो CO2 प्रेजेंट है आपके बॉडी में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद जो CO2 जनरेट हुआ और आपके ब्लड में मिक्स हो गया, वो एक्सचेंज होके आप का बाहर निकल जाएगा। जब आप एक्सहेल करोगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड और टिश्यूज हो जाएगी। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचा वो ब्लड बाकी के बॉडी पार्ट्स में जाएगी ना, सर्कुलेट होगी ना। कैसे सर्कुलेट होगी बेटा? आपके हार्ट के थ्रू ही तो पंप होके सर्कुलेट होगी। दैट इज वाई जो आपका सर्कुलेशन है, जो आपका हार्ट है, वो लंग्स के बिना अधूरा है। आपका जो लंग्स है वो हार्ट के बिना अधूरा है। अगर लंग्स ने गैसियस एक्सचेंज कर भी लिया तो ऑक्सीजन कंटेन करने वाला ब्लड बाकी टिश्यूज और सेल्स के पास कैसे पहुंचेगा अगर हार्ट नहीं प्रेजेंट होगा उसे सर्कुलेट करने के लिए? तो ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग कि कैसे वो दोनों ऑर्गन्स आपस में कितने ज्यादा इंटरलिंक्ड है आपस में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। नाउ सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन हो जाएगा। कैसे होगा? फाइनली जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया और वो ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स में गए, वो ब्लड वेसल सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पहुंचेंगे हार्ट में। हार्ट करेगा उस ब्लड की पंपिंग एंड इट विल ट्रांसपोर्ट ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वाया आर्टरीज। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ना दो चीजें हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन दैट इज इनहेलेशन ऑफ द गैसेस, इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर गैस, ठीक है। अभी हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे और करते हुए सीखेंगे कि कैसे इंस्पिरेशन हो रहा है। इट इज द एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। एक्सपिरेशन क्या है? पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव जिसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी खर्च होती है, पैसिव जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। हम पैसिवली हम कोई भी काम कर लेते हैं, बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारा काम करने के बाद थक गए और बैठ के रिलैक्स कर रहे तो ऐसे होता है कभी कभी, है ना, ऐसे करके होता है ना, कोई एफर्ट नहीं लगा और ज्यादा आपको रिलैक्स फील हुआ क्योंकि ये पैसिवली आप कर लिए, आपको फील हुआ अच्छा। जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है? आप एनर्जी लगा रहे हो सांस लेने में, और जब आप सांस छोड़ रहे होते, एक्सपिरेशन कर रहे होते तो कोई एनर्जी नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली सारे गैसेस बाहर निकलते हैं ऐसे करके, है ना, है कि नहीं? तो कभी भी इंस्पिरेशन में पैसिव नहीं होगा, एक्सपिरेशन में एक्टिव नहीं होगा। आप जब भी सांस ले रहे होगे तो वो एक्टिवली सांस ले रहे होगे, और जब भी सांस छोड़ रहे होगे, एक्सेल कर रहे होगे, एक्सहेलेशन हो रहा होगा तो पैसिवली हो रहा होगा, ठीक है। चलो नाउ सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या क्या हो रहा होता है बच्चों? अभी मैंने बताया, सांस लो, फिर से सांस लो, सांस तो लेना अच्छी बात है ना, फिर से सांस लो, फिर से सांस लो एंड जस्ट ब्रीथ। सांस लिया, आपने फील किया होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट फ्लैटन्स, सांस लेने के समय इट फ्लैटन्स। वर्टिकल वॉल्यूम जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस है वो इंक्रीज हो जाती है, वर्टिकल वॉल्यूम सांस लेने पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होगी, रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होगी, लिफ्ट अप हो गई, ठीक है। वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस इंक्रीजेस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस इस साइड से अगर आप देखोगे तो बस इमेजिन करो कि क्या हो रहा होगा, थोरैसिक चेंबर है, इन दोनों के बीच में ना एक कैविटी प्रेजेंट है, वो भी इंक्रीज हो रही होगी जब आप सांस ले रहे होगे। क्यों? क्योंकि लंग्स फूलेंगे ना, एक्सपैंड होंगे। देखो, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी क्योंकि हम सांस सारी भर रहे हैं, एयर सारा भर रहे हैं थोरैसिक कैविटी के अंदर, प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स एक्सपैंड करेगी। बलून में हवा भरते हो, बलून एक्सपैंड करता है, आपका लंग्स बलून है, बस इतना समझ लो। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स के अंदर जो स्पेस भरी हुई है ना, एल्वियोलाई के वजह से जो जनरल सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी, आपके लंग्स के अंदर जो आपस में प्रेशर जनरेटेड है वो प्रेशर डिक्रीज होगा जब आप सांस ले रहे होगे तो। then air will move from outside into the lungs। अभी तक क्या हो रहा है? जब आप सांस खींच रहे हो ना तो अभी तक तो सांस आपकी यही तक है, लेकिन जैसे जैसे ये सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसा मत सोचो कि पहले ये होगा फिर ये होगा, पहले डायफ्राम फ्लैटन होगा फिर थोड़ा सी कैविटी बढ़ेगी फिर लंग्स के अंदर का स्पेस, सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। एवरी प्रोसेस इन दिस स्लाइड that is written here is taking place simultaneously as you are breathing, as you are inhaling। तो जैसे आप सांस ले रहे होगे आपका सांस जो है, आपका जो एयर है वो भर रहा होगा लंग्स के अंदर, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, दिस इज इनहेलेशन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल मूव डाउन। नाउ बात करते हैं हम एक्सपिरेशन की, फिर से सांस खींचो बहुत तेजी से और तेजी से सांस को बाहर छोड़ो, एक्सहेलेशन करो। नाउ द इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम विल रिलैक्स। क्या बोला मैंने? क्या बोला था? जब भी आप सांस छोड़ रहे होते हो ना तो दैट प्रोसेस इज पैसिवली हैपनिंग, और जब कोई भी चीज पैसिवली होती है तो वो बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में हो रही होती है, एनर्जी वाले स्टेट में कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते। थोरैसिक रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, थोरैक्स जो है वो वापस से ऐसा सांस लिया
सांस लिया तो ये एक्सपैंड हो गया, सांस छोड़ा वापस से उसी पोजीशन में आ गया, बहुत ही नॉर्मल पोजीशन में। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो जाएगी, और थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, एयर जो है वो इजीली मूव आउट कर जाएगा। नाउ ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन अब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत तेजी से एक्सपिरेशन करो, एक्सहेलेशन करो, सारी की सारी सांस आप बाहर निकाल लो। यूजुअली लोग जब स्विमिंग कर रहे होते हैं या फिर गाना गा रहे होते हैं तो वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं ताकि गाना गाते समय ना वो लय टूट ना जाए, वो जो जिस सुर में वो गा रहे हैं वो सुर टूट ना जाए। ठीक है, तो उसी में फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। स्विमिंग करते समय फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं कि जितना भी सांस बचा है वो सारा निकले, तो फिर वो बेटर फील हो। ठीक है, चलो तो मैकेनिज्म देख लो। एक्सहेलेशन हुआ, लंग्स है, दिस इज प्लूरा, दिस इज डायफ्राम, और इस तरीके से ये पूरा दिस इज द डायफ्राम। ठीक है, दिस इज डायफ्राम, यहीं पे लंग्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं। दिस इज थोरैसिक कैविटी, ये है स्टर्नम आपका। चलो आगे चलते हैं। नाउ we'll talk about respiratory volume and its capacities. Respiratory volume क्या होता है, उसकी capacities अलग अलग क्या होती है। What is tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume क्या होता है, inspiratory capacity क्या होता है, expiratory capacity क्या होता है, functional residual capacity क्या होता है, vital capacity क्या होता है, total lungs capacity क्या होता है, एक एक करके हम सारा जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टाइडल वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? जो एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त, जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो ना, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा सा बात है कि जितना भी आप नॉर्मली ब्रीथ करते समय इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। कितनी उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब कैपेसिटी नहीं कहेंगे, नॉर्मली आप ब्रीथ करते वक्त कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हो, अराउंड 500 ml, आधा लीटर जो एयर है ना वो आप नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहे होते हो। तो लगभग 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लोगे, अच्छा खासा आप सांस ले ही लोगे, है ना। तो 6000 से 8000 मिलीलीटर जो एयर है, जो गैस है, वो आप इनहेल या एक्सहेल करते हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। आगे चलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या complemented air में। so in additional volume of air that can inspire by forceful inspiration, that is 2500 से 3000 ml, 3 लीटर और मान के चलो। 1 मिनट के अंदर आप लगभग 6 लीटर एयर तो आप इनहेल कर रहे हो, उसके अलावा आप 3 लीटर और इनहेल कर सकते हो अगर आप जबरदस्ती इनहेल करने की कोशिश करोगे, इंस्पायर करने की कोशिश करोगे। बहुत तेज जब इंस्पिरेशन करोगे, बहुत ज्यादा खींच लोगे सारी गैसेस अपने अंदर, तो उसी को हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम, इतना रिजर्व होगा ही होगा लंग्स के अंदर, इतना रिजर्व कैपेसिटी प्रेजेंट होगी जितना आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन में सारे गैसेस को फिल कर सकते हो लंग्स के अंदर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही चीज है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, लगभग वो 1000 से 1100 ml के बीच होती है। यानी कि आप मान लो 1 लीटर ज्यादा आप गैस को इंस्पायर कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml के लगभग थी, 3 लीटर थी लगभग रिजर्व जो है, आप एक्स्ट्रा आप सांस लो तो 3 लीटर और भर सकते हो आप अपने लंग्स में। लेकिन अगर आप सांस छोड़ोगे तो सिर्फ आपको 1000 का वॉल्यूम दिया जा रहा है फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। ऐसा क्यों? इसका रीजन बच्चों ये है कि चाहे जितना मन उतना आप सांस भर लो अपने लंग्स के अंदर, उसको खराबी नहीं होगी, लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन करके अगर आप 3000 का वॉल्यूम अगर आप बाहर फोर्सफुल एक्सपायर कर देते हो तो लंग्स जो है आपस में कोलैप्स कर सकती है, आपस में ऐसे चिपक सकती है। तो वहां पे हमेशा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अलावा कुछ ऐसा वॉल्यूम बचा रहता है कि उसमें से एयर ना निकले एट एनी कॉस्ट, चाहे आप कितना भी फोर्सफुल
फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लोगे वहां से एयर बाहर नहीं निकलेगा. दैट इज नोन एज residual volume. That is known as residual volume remaining in the lungs after a forceful expiration. यही वो वॉल्यूम है जिसका जो अमाउंट था वॉल्यूम का वो रह गया था, जो डिफरेंस था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के रेसिडुअल वॉल्यूम में. फिर से मैं बता देती हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है कि जब आप फोर्सफुली ब्रीथ इन कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हो अपने लंग्स के अंदर. तो दैट वाज अराउंड 3 लीटर्स ऑफ एयर, राइट. लेकिन जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, फिर फोर्सफुली एक्सपायर करोगे, तो सिर्फ आपको अलाउ किया जाएगा कि 1100 ml इज इनफ. उससे ज्यादा फोर्सफुली उसके रिजर्व वॉल्यूम से नहीं निकाल सकते. बचा हुआ रिजर्व वॉल्यूम क्या कहलाएगा? इट विल बी नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम. क्योंकि अगर रेसिडुअल वॉल्यूम खाली हो गया तो लंग्स कैन कोलैप्स. लंग्स आपकी कोलैप्स कर सकती है, चिपक सकती है आपकी आपस में, और जिसके वजह से आप फिर दोबारा सांस ले भी नहीं पाओगे अच्छे तरीके से. सो दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1100 to 1200 ml. Now we'll talk about inspiratory capacity. Total volume of air inspired after a normal expiration. Total volume of air inspired after a normal expiration, that is 3000 to 3500 ml. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज योर टोटल वॉल्यूम प्लस योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था, दैट इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इतनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद इंस्पायर करने की. इट इज अराउंड 3 to 3.5 लीटर. एक्सपायरेटरी रिजर्व के एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. इंस्पायर हो गए, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से इनहेल कर लिया, नॉर्मली इनहेल कर लिया. अब जो आप टोटल एयर को एक्सपायर कर सकते हो, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम प्लस योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम को यहाँ ऐड नहीं करना बिल्कुल भी. रेसिडुअल वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है. जब तक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात हो रही है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम को टच भी मत करना, क्योंकि वो रेसिड्यू है, वो बचा हुआ वॉल्यूम है, वहां से आप एयर को नहीं निकाल सकते. ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट 1500 to 1600 ml. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें ईसी में और एक सेकेंड, ईसी में और आईसी में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में इतना डिफरेंस क्यों है, आधा आधा डिफरेंस क्यों है? रेसिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1100 to 1200 रेसिडुअल वॉल्यूम चला गया ना बेटा. तो इसमें अगर ऐड कर दोगे उतना तो लगभग इतना आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को बिल्कुल टच नहीं करना. अब हम बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन हो जाते हैं लंग्स में एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? लगभग 2100 से 2300 ml हो जाएगा. दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाइटल कैपेसिटी, जो कि सब चीज को जोड़ने के बाद बन जाता है. सो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ब्रीद इन करते हो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ब्रीथ आउट करते हो एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, उसी को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. दैट इज ERV प्लस TV प्लस IRV. ठीक है, चलो टोटल लंग कैपेसिटी. अब टोटल लंग कैपेसिटी में जितनी भी वॉल्यूम्स थी नहीं, जितने भी वॉल्यूम्स थे, यहाँ पे देखो, दिस टोटल कैपेसिटी इंक्लूड्स IRV, TV, FRC, IC, ERV, RV, सब कुछ इंक्लूड कर लेगा, ये सब कुछ इंक्लूड करेगा. सो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन. मैक्सिमम इंस्पायर जो भी इंसान कर सकता है, जिस भी लेवल तक कर सकता है ना, वो हो जाएगा रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी या ये एक ही चीज है, प्लस रिजर्व वॉल्यूम.
तो ये लगभग अराउंड 600 ml या फिर 6 लीटर का एयर होता है। 6 लीटर की टोटल आपकी लंग कैपेसिटी होती है। 6 लीटर से ज़्यादा आप भर नहीं सकते गैस को, 6 लीटर होना ही होना है, ठीक है। चलो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज में देखो, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट from nostril to terminal bronchi not involved in gaseous exchange is called dead space. डेड स्पेस किसको कहते हैं? वो स्पेस, वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे हम कहते हैं डेड स्पेस। और उस डेड स्पेस के भी वॉल्यूम में कुछ एयर प्रेजेंट होता है। ऑलवेज देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, ताकि कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है ना, वो उस वॉल्यूम ऑफ एयर को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देती है। खत्म होगी तो देयर विल बी अ कोलैप्स, ठीक है। तो 150 ml इतना एयर का जो वॉल्यूम है वो आपके इन ब्रोंकाई और ट्रैकियाज वगैरह में डेड स्पेस में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी साइकिल? एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को हम रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं या फिर टोटल ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, दिस इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी साइकिल। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 से 16 टाइम पर मिनट। 12 से 16 बार आप 1 मिनट के अंदर सांस लेते हो, दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग टाइम। स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर को हम क्या कहते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेस्पिरेटरी रेट, कि कितनी बार आप 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो इज इक्वल टू वन थिंग एंड दैट इज रेस्पिरेटरी साइकिल। तो कितनी साइकिल हुई 1 मिनट के अंदर? 15 से 16, 12 से 16 ऐसे करके हो जाएगी। नाउ चलो अब बात करते हैं फाइनली हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज इंक्लूडेड इन ब्रीदिंग प्रोसेस, दैट वाज इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन अब हम दूसरे पार्ट पे जंप इन कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द लंग्स। सो एल्वियोलाई जो है ना, वो प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज का। जितने भी आप माइन्यूट ब्लड वेसल्स देख रहे हो ना, ये जो आप गोला गोला सा देख रहे हो, छोटू छोटू बॉल सा आप देख रहे हो, दैट इज एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलर सैक है वो। एल्वियोलर सैक के चारों तरफ ब्लड वेसल्स ऐसे नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है और वो ब्लड वेसल कैरी कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो जितना भी आप ब्लू वाला ब्लड वेसल देखोगे और कैपिलरीज देखोगे, समझ जाना कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां लिख देती हूं मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जितना भी आप रेड कलर के ब्लड वेसल्स देख रहे हो, इसको मैं लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, राइट? चलिए, सो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। O2 और CO2 एक्सचेंज हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन की टेक्निक से। आप लोगों को डिफ्यूजन अच्छे तरीके से पता है। नाउ गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन एल्वियोलाई और ब्लड और टिश्यूज। तो दो तरह का गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस। हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, लेट्स सी दैट। यहाँ पर आप देखना, यहाँ तक आते आते इट वाज इन ब्लू कलर और फिर सिंपल डिफ्यूजन होने के बाद ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। और जैसे ये रेड हुआ तो यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाएगा पल्मोनरी वेन्यूल के थ्रू। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियोल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ था। दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क। ब्लड फ्लो हो रहा था यहाँ से। ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ये हार्ट से आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और ये हार्ट के तरफ जा रहा है पल्मोनरी वीन के थ्रू। हार्ट के तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट पे जाएगा तो
लेफ्ट जो चेम्बर है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो उसे पंप बैक करके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगी, सर्कुलेट करवा देगी। गैस एक्सचेंज डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में। सबसे पहला फैक्टर है इस प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि लंग्स। तो क्या क्या सबसे पहली चीज है कि अच्छा देखो, कभी भी ना आप किसी हायर एल्टीट्यूड वाली जगह पर जाओगे, किसी भी हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे जहाँ का एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट पर आप हो, आपको थोड़ा ना चलते चलते सांस लेने में दिक्कत आएगी। आप क्या कर रहे होगे, हाफ रहे होगे, ठीक है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर होगी ना जो वो हाइट के वजह से डिफरेंस आ रही है। यहाँ पर इनलैंड में आराम से सांस ले रहे हो, 2 किलोमीटर चल जाते हो आराम से, वहां 2 किलोमीटर क्या 200 मीटर चलना मुश्किल हो रहा है। 200 मीटर चलने के बाद आप सांस ठीक से ले नहीं पा रहे हो, खींच नहीं पा रहे हो। क्या रीजन है? जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है, और इस चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आप पूरे अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हो, एंड हेंस रेस्पिरेशन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग। सबसे पहला जो फैक्टर है प्रेशर का, the individual pressure of gas and gas mixture are known as partial pressure. So partial pressure ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, PO2 और PCO2, जो आगे चल के दिया हुआ है। PO2 का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो 159 mm ऑफ Hg है, 0.3 mm ऑफ Hg किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है एटमॉस्फेरिक एयर में। एल्वियोलाई का मतलब कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो PO2 जो एल्वियोलाई में ज्यादा है देन इन द ब्लड कैपिलरीज, तो दैट इज वाई O2 आसानी से डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सो CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है देन इन द एल्वियोलाई, सो CO2 बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, यानी जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से डिफ्यूजन स्टार्ट होके कम प्रेशर वाले जगह पर पहुंचा देगा उस पार्टिकल को। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो सॉल्युबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है ना, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, वो 20 से 25 गुना ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजीली सोल्यूबल हो सकता है। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2। तो इसके वजह से क्या होगा, जो CO2 इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूज होता है वो काफी ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है, और ये अच्छी बात है क्योंकि हमें यही तो चाहिए भाई। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन डिफ्यूजन यूजुअली 3 लेयर्स की वजह से हो पाती है। सबसे पहला है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, फिर है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरीज, फिर है बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। तो ये 3 चीज रिस्पॉन्सिबल है in the thickness of the membrane for diffusion. So the total thickness is only 0.5 micron. It enables easy gaseous exchange. तो इतने कम और इतने पतले मेम्ब्रेन के होने की वजह से आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का आपको लग रहा होगा छोटा सा तो लंग्स होता है, क्या ही हो जाएगा इतने में, कितना ही हवा भर जाएगा, 6 लीटर तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया, कैसे भर रहा है 6 लीटर। सो द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीज करती है सरफेस एरिया लंग्स की, और जिसके वजह से गैशियस एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाता है। एल्वियोलाई बेटा एक छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हर एक एल्वियोलाई को फ्लैट कर दिया जाए ना तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट। सो द सरफेस एरिया ऑफ अ ह्यूमन लंग इज इक्वल टू टेनिस कोर्ट, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लेते हैं। इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू द सिस्टमिक टिश्यूज और वाइस वर्सा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो तरह के गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? जब आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो लंग से आपके टिश्यूज में जाएगा। तो ये हो गया लंग से टिश्यूज का। लंग से टिश्यूज के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में फिजिकल सोल्यूशन होगी, सबसे पहले ब्लड में वो मिक्स होगा और उसके बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चला जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में जो दूसरा गैस इन्वॉल्व होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है आपके बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज में बाय डूइंग सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाता है तो वो टिश्यूज से पहुंच जाएगा लंग्स में वाया ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स। तो एज कार्बोनिक एसिड वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बाहर, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वो बाहर जा रहा होगा। हीमोग्लोबिन में भी तो कार्बन का अमाउंट डिसॉल्व होता है, और एज बाइकार्बोनेट भी वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। सो O2 ट्रांसपोर्ट में जो फिजिकल सोल्यूशन है 3% जो ऑक्सीजन का है ना वो कैरी हो जाता है प्लाज्मा में, वो डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में। बाकी का 97% जो ऑक्सीजन है ना वो हमारे हीमोग्लोबिन में जाके डिफ्यूज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे खून में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारी आरबीसी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2 बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ इन अ रिवर्स मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी को ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस कहते हैं। हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम यूनिट्स होते हैं, तो हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा खून होगा शरीर में उतनी ज्यादा ऑक्सीजन वो टेकअप कर पाएगा और उतना अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा अच्छे से ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उतनी ज्यादा एनर्जी। तो खून की कमी इज इक्वल टू लेस एनर्जी, यानी कि वीकनेस। खून अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है अपने साथ, और एनहेंस रेस्पिरेशन बहुत ही स्मूथली होगा। जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल विल बी मच हायर, और इससे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हो। ठीक है। नाउ एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो हो गया ना, अच्छा नहीं हुआ। बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर वहां कहाँ पे, एल्वियोलाई में वो हाई हो जाता है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वियोलाई में हाई हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो हो जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स फेवर करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। टिश्यूज के अंदर लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर हेल्प करता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करके ऑक्सीजन को रिलीज करे। ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological conduction. Now, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट इज अ सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व है ये, एस शेप का कर्व है ये, जो ऑब्टेन्ड होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स जैसे कि PCO2 कितना है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है ऑन द बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। This is partial pressure, this is PO2, partial pressure of oxygen, and this is percentage saturation of hemoglobin with oxygen। जितना ज्यादा पार्शियल, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है उससे ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन का हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज सिग्मोइड कर्व। अब हम CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। इन टिश्यूज partial pressure of CO2 is high due to catabolism and partial pressure of O2 is low। lungs में partial pressure of CO2 कम हो जाती है और partial pressure of oxygen ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से CO2 आसानी से टिश्यूज से लेके lungs के अंदर
डिफ्यूज कर सकता है। इट अकर्स इन 3 वेज, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके प्लाज्मा वाटर में डिफ्यूज कर जाएगा, बाकी का कार्बोनिक एसिड जो है वो कैरी हो जाएगा लंग्स में, मतलब इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा वाटर के साथ मिक्स होके बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, बाकी का जो 93% है वो कैरी हो जाता है हमारे लंग्स में और वही हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि ओनली 93% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टोटल generated inside our body are getting exhaled, ठीक है। now as carbaminohemoglobin 20 से 25% जो CO2 है वो बाइंड करता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, जो फॉर्म करेगा कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। इन एल्वियोलाई CO2 डिसोसिएट करेगा कार्बामिनोहीमोग्लोबिन को। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सिर्फ 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होता है इस मेथड से। आरबीसी एक एंजाइम कंटेन करती है जिसको हम कार्बोनिक हाइड्रेस कहते हैं। इट इज स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज वेल। एट टिश्यू साइट वो फैसिलिटेट करेगा कुछ फॉलोइंग रिएक्शन, CO2 प्लस H2O बन जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में वो बाइकार्बोनेट और H+ आयंस बाहर निकाल देगा। एल्वियोलाई के अंदर अबव रिएक्शन प्रोसीड करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। सो तब जाके CO2 हमारे बॉडी के बाहर जाएगा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अराउंड 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई, ठीक है। सो इन ब्रेन देर आर फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स। कहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं? हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और कीमोसेंसिटिव एरिया है। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ना, जिसको हम इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में और वो रेगुलेट करता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम को। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो हमारे पॉन्स में प्रेजेंट होता है और वो मॉडरेट करेगा हमारे नॉर्मल रिदमिक सेंटर के फंक्शंस को। इम्पल्स जो इस सेंटर से जनरेट होते हैं दैट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन और ऑल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ना, दैट इज सीन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, इंक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और H+, एक्टिवेट करेगा इस सेंटर को और आगे चल के रिदम सेंटर को सिग्नल देगा। रिसेप्टर जो आउटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन और वो सेंड करेगा सिग्नल टू द रिदम सेंटर। मेन सेंटर कौन सा हो गया फिर? रिदम सेंटर हो गया आपका मेन सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, ठीक है। फाइनली वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर जो सबसे मोस्ट कॉमन है, दैट इज एज़मा। वी विल नॉट प्रोनाउंस इट एज आस्थमा, वी प्रोनाउंस इट एज asthma. So asthma is the difficulty in breathing caused wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. जब भी आपके bronchi और bronchioles में inflammation आ जाती है तो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पाते हो, जिससे सांस चढ़ने लगती है, मतलब लंग्स की जो कैपेसिटी है उसमें उतना रेसिडुअल वॉल्यूम भर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स होना शुरू कर जाता है। तो जब वो कोलैप्स होने लगेगा ना, आपकी सांस चढ़ने लगेगी, आप और ज़्यादा ऑक्सीजन आपको चाहिए होगा। फिर क्या होगा? इससे पहले कि वो कोलैप्स हो जाए और डेथ हो जाए, उसे क्लियर आउट करना पड़ता है, उसके इन्फ्लेमेशन को क्लियर करना होता है। तो वो जो नेजल स्प्रेज होते हैं ना, जो इनहेलर्स होते हैं, उसमें वो ऐसी दवाई होती है जो उस पैसेज को क्लियर आउट कर देती है, ठीक है। एज़मा एंड द एयरवेज, देखो ये ऐसा ड्यूरिंग अटैक वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जितना कंस्ट्रिक्ट होगा, सरफेस एरिया उतनी ही कम होगी और उतना ही कम एयर जो है वो पास कर पाएगा आपस में। We'll talk about emphysema. Emphysema is the damage of alveolar wall. Alveoli का जो वॉल है ना, जहाँ पे मेन गैसियस एक्सचेंज का साइट है,
वही डैमेज हो जाता है तो इट डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी सरफेस, और मेजर कॉज इसकी है सिगरेट स्मोकिंग। जो डिपोजिशन होता है टार का आफ्टर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, डिपोजिशन हो जाएगा टार का। कहाँ पे हो जाएगा डिपोजिशन? टार डिपॉजिट हो जाएगा एल्वियोलाई के वॉल्स में, जिससे वो डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज विल नॉट बी एबल टू टेक प्लेस, जिसके वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है। Last is occupational respiratory disorders. Certain industries produce so much of dust, so defense mechanism जो body का है वो cope नहीं कर पाता उस situation से। Long exposure inflammation lead कर सकता है, हमारे fibrosis हो सकती है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, जिसके वजह से हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। अब ऐसे इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, वो बहुत ही इजीली इस डिजीज को इनकाउंटर कर लेते हैं, इस डिसऑर्डर को इनकाउंटर कर लेते हैं। इसीलिए उनको ऐसी हिदायत दी जाती है कि हमेशा इंडस्ट्रीज में काम करते वक्त उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनकर काम करना चाहिए, अदरवाइज जितनी ज़्यादा फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा लंग्स का डैमेज होगा। एस्बेस्टस एक तरह का बहुत ही पोल्यूटेड वो है, पार्टिकल है, जो हेल्दी लंग्स और एस्बेस्टोसिस के बीच में आप डिफरेंस देख पा रहे हो, कैसे लंग्स का पूरा सरफेस एरिया ही डिक्रीज हो चुका है, एंड यहाँ पे आप टर्बिडिटी देख पा रहे होगे। सो दिस इज द वेरी सीरियस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो बच्चों, यहाँ पे फाइनली हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आई होप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा टॉपिक हो इसके बीच में जो आपको नहीं समझ आया या वो क्लियर नहीं हो पाया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगले वन शॉट में हम अगला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।